हाय, गुड इवनिंग वैशाली, हाउ आर यू? आई एम गुड। बाकी सारे बच्चे कैसे हैं? Fine, sir. Good evening. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये बहुत ही एक इजी हमारा टॉपिक है, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है? क्या हम बोल सकते हैं कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम पैसों का आदान प्रदान की बातें करते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। अगर किसी को पैसा कमाना है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, राइट? Yes, sir. मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ ना? Yes, sir. चलिए ठीक है। मैं ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारे, अब दो तीन जो लेफ्ट ओवर्स हैं, और इसके लिए मैं आपको कुछ थ्योरी, कुछ नोट्स राइट डाउन करवा रहा हूँ। और आप कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ राइट डाउन करिए, और जैसे जैसे हमारे ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम एक इनकी रिवीजन करके तो एक ओवरऑल टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? एक टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों का, जिसमें जितने भी अभी तक हमारा सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट किया है, तो आप लोग मुझे बता देना कि आपको 10 दिन चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, जितने मर्जी चाहिए। तो एक टेस्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए, तो हम ओवरऑल सारे टॉपिक्स का एक टेस्ट देंगे। Okay, sir. और आई बिलीव ये जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन आएंगे, बट पढ़ना ज़रूरी है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकली भी आप लोगों के काम आएंगे कल को। चलिए नोट कीजिए। The Indian financial system is one of the most important aspects of the month of this system manages the flow of funds between between the people
और कौन सा पीपल? हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं जिनकी, ऑफ द कंट्री, and the ones who may invest it wisely. That is, इसमें कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन। For the betterment of both the parties. The services that are provided to a person by the various financial institutions, including banks, insurance companies, नोट किया सबने? यस सर। चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो फाइनेंशियल सिस्टम की जब मैं बात करूंगा तो ये मैंने क्या लिखा है, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मानते हैं इस चीज को? जी The सर। finance यस सर। system manages the flow of funds between the people of the country and the ones who may invest it wisely for the betterment of both the parties. The services that are provided to a person by various financial institutions constitute the financial system, right? मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोग इस चीज को पकड़ सकते हैं कि हमारे कंट्री में अगर बैंक्स हैं, बैंक्स, तो क्या आप मानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन बैंक में डिपॉजिट देता है और बैंक्स आगे किसी और पार्टी को लोन देते हैं और ये पार्टी बैंक को लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करता है वो पे करती है, और बैंक आगे क्या करता है, जिसने डिपॉजिट दिया होता है उसको भी आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो अब आपको इतना तो पता है बैंक्स जितने भी होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जब आप लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाते हैं आपको पता है वो 3% आपको, यहाँ 8 4%, 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। और बैंक जब किसी को लोन देता है तो बैंक जो उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो वेरी कर सकता है 7% to 14% और मोर। सही बोल रहा हूँ? तो जो बैंक्स होते हैं वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं? इंटरेस्ट इनकम से।
तो इस तरीके से बेसिकली हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। और फाइनेंशियल सिस्टम ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इसके अलावा बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो और तरीकों से चल सकता है, जिसके बारे में मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, यहाँ तक समझ आ गया किसी को, सबको? यस सर। चलो, आगे नोट करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इस चैप्टर के लिए जितना मैं आपको लिखवाऊंगा उससे ज़्यादा आपको कहीं भी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना सफिशिएंट होगा हमारे लिए। सबसे पहले इट प्लेज अ vital role. Vital means very important in the economic development of the country, as it encourages both सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। लोगों की सेविंग्स भी हो जाती हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाती हैं। It helps in mobilizing and allocating सेविंग। अगर किसी ने पैसा कमाया और घर पे रख के बैठ जाओ, क्या उस पैसे की वैल्यू है? नो सर। आपको कहीं ना कहीं उस पैसे को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो उस इन दैट सिनेरियो हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, facilitate the expansion of financial institutions and markets. Plays a key role in capital formation. It helps form a link between the investor and the one saving. It is also concerned with the provision of funds. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे। अब हमें ये बोलता है फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जितना भी हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, कैसे कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इट डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का कोई ना कोई आदान प्रदान हो रहा है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट? देन आफ्टर दैट
मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को घर पे रख के बैठ जाओगे, क्या उसका कोई वैल्यू है? वो मोबिलाइज नहीं हो सकती। देन आफ्टर दैट, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मार्केट्स हैं, वो एक्सपैंड कैसे होंगी अगर उनमें पैसा आता जाता रहेगा? अगर उनमें पैसा ही नहीं आएगा तो क्या वो आगे लोन दे पाएंगे? अगर लोग डिपॉजिट्स ही नहीं देंगे तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी कैपिटल फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग रिलायंस की एग्जांपल ले लीजिए। क्या रिलायंस में अंबानी साहब अकेले क्या काम कर सकते हैं? क्या घर से उठा के इतना पैसा लगा सकते हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है ना? तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको हेल्प करते हैं पैसा देने में? वो हो गए लोन। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जो पैसा उठाते हैं मार्केट से, क्या ये मार्केट से लोगों, मेरे जैसे लोगों से भी पैसा उठा सकते हैं? वो किस फॉर्म में उठा सकते हैं? क्या आपने सुना है कभी? मैंने आपको एक बार कभी बताया होगा कि मैंने शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने का क्या मतलब है? क्या मैं बोल सकता हूँ किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना मतलब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना? किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब मैं उस कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया। पैसा लगाने का क्या मतलब है? कि मैंने उस कंपनी में कैपिटल लगाई, राइट? आगे मैं शेयर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा। देन क्या मैं बोल सकता हूँ इन्वेस्टर्स और सेविंग करने जो आए हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है? डायरेक्ट लिंक भी नहीं बोल सकते, हम इनडायरेक्ट लिंक बोल सकते हैं, बिकॉज बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है। सो प्रोविजन ऑफ फंड्स में, इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ फंड्स। किसी भी कंपनी को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको फंड्स कैसे प्रोवाइड हो सकते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। जब हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कभी भी इन्वेस्टमेंट करते, डिपॉजिट्स देते हैं, तो वो आगे किसी ना किसी कंपनी को, जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं। अब सारे मेरे साथ पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थोड़ी देर के बाद आप खुद बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। फाइनेंशियल assets, then financial services, then financial markets। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो हमारे बैंक्स वगैरह। वेरी गुड। इसमें मेरे बैंक्स आ सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या कवर होता है? क्या किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है? यस सर। वो फाइनेंशियल मार्केट्स में कवर होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कवर हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें इंश्योरेंस आ सकती है? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आप लोगों से पैसा उठाती है, आपको इंटरेस्ट देने के बजाय आपको, हो सकता है वो आपको इंश्योरेंस का शोर्ड अमाउंट दे,
और आपका पैसा आगे इन्वेस्ट करे, राइट। इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स में आपने सुना नहीं होगा बट ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, एटसेट्रा। इनको मैं आपको आगे समझाता हूँ, बट ये छोटी सी एक समरी लिखवाई है मैंने। सबसे पहले हमारे पास आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक मीडिएटर होते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर। एक मिनट, आप में से ना किसी की थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, राइट। ठीक है, सो मैंने आपको बोला कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है कल को आपको पूछें कौन से ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक इंटरमीडिएटर एक्ट करता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर, तो आप बोल सकते हो कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे। और दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स की सेविंग, किसी एक की सेविंग उठाते हैं और दूसरे को लोन देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर मैं आपको छोटी सी थ्योरी लिखवा दूं तो मैं ये लिखवा दूंगा आपको, दे एक्ट as a mediator between the investor and the borrower। फिर आप इसमें लिख सकते हैं the investors savings are mobilized मुझे 2 मिनट दीजिए, आप नोट करिए, मैं अपने चार्जर लगा लेता हूँ, बैटरी। Okay, so the investors savings are mobilized either directly or indirectly via the financial markets। इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला फंक्शन है अ शॉर्ट
term liability can be converted into a long term investment. Then आप ये नोट करिए, so basically all these are the features of the financial institutions and financial institution की सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास बैंक्स। अब आपके पास जो इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है आप लोगों को पता है उसमें हमारे पास नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। मुझे क्या कोई आप में से बता सकता है कि हमारे पास नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज और बैंकिंग फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस हो सकता है? बताना होगा आपको विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे एक्ट एज अ बोरोवर बट लिंक इंटरमीडिएटर बिटवीन द बोरोवर एंड द इन्वेस्टर। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे कि इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की?
The best example of a financial institution is a bank. So बैंक में कैसे होता है आपकी transactions? People with surplus amounts of money make savings in their accounts and people in need of money take loans. So can we say the bank acts as an intermediate between the two, right? So इतना आप नोट करिए. एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से, तो वो बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल उठाएंगे शायद आपके क्वेश्चंस के लिए. जैसे मैंने आप यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. रिस्की इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना पैसा मेरे पास लेके आ जाते हैं, आप मेरे को बोलते हैं कि ये पैसा मैं आपके पास इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि वो एक आपकी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती. वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तभी हो सकती है अगर आप उस पैसे को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लेके जाते हैं. So the financial institutions can further be divided into two types. As already discussed, the first is banking institutions. बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है. डिपॉजिटरी किस वर्ड से डिराइव हुआ है? डिपॉजिट से, क्योंकि आप लोगों को पता है बैंक्स आपसे डिपॉजिट लेता है और आगे लोन देता है, तो इसको हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं. This includes banks and other credit unions which collect money from public against interest provided on the deposits made
एंड आगे क्या करते हैं इसके बाद? पब्लिक से डिपॉजिट लेके उसको आगे बैंक्स कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पैसे को? यस, एंड lend that money to the ones who need it. All clear? Yes, sir. Okay. वैशाली, आप मुझे बताओगे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल में क्या आ सकता है? या नॉन डिपॉजिटरी, जैसे ऊपर मैंने बताया। म्यूचुअल फंड्स इसमें आएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। म्यूचुअल फंड्स पहली एग्जांपल हो गई, म्यूचुअल फंड्स। कोई और एग्जांपल भी बताइए। क्या मैं बोल सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनीज? यस। आप लोगों ने बता तो दिया म्यूचुअल फंड्स, क्या आप लोग मुझे बताएंगे म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? अच्छा, बेसिक डिफरेंस मुझे बताएंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, क्या बेसिक डिफरेंस है? फिर हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। सर बैंक जो है वो क्रेडिट देते हैं और वेरी ये गुड। नॉन बैंक। तो बेसिकली बैंक्स जो हैं वो आपसे डिपॉजिट्स मांगते हैं, राइट? ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देते हैं। बट क्या मैं बोल सकता हूँ जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो प्रोडक्ट सेल करने के अगेंस्ट आप लोगों से पैसा लेते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमें वैशाली ने दी है म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आपने मुझे बता दिया कि ये जो डिपॉजिटर होता है उससे डिपॉजिट्स लेते हैं, उसको इंटरेस्ट देते हैं, और इन टर्न वो पैसा लेंड करते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है उनको। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हमारे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे रन करते हैं? म्यूचुअल फंड्स को एक प्रोडक्ट की तरह सेल किया जाता है, राइट? म्यूचुअल फंड्स एक अलग से कंपनीज बनती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो। ये कंपनीज क्या करती हैं, एक अपने प्रोडक्ट मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और वो प्रोडक्ट होता है बेस्ड ऑन द शेयर्स जो और ज़रूरी नहीं है वो शेयर्स सेम कंपनी डील कर रही हो, वो शेयर्स अलग अलग कंपनीज भी डील कर रही हो सकती हैं। और म्यूचुअल फंड्स बेसिकली प्रोडक्ट बनता है उन शेयर्स को मिला के, और म्यूचुअल फंड्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल करके एक यूनिट्स की फॉर्म में आप लोगों को फंड्स बेचती हैं। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है, जैसे कंपनी ने XYZ म्यूचुअल फंड के नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में लाया। ये प्रोडक्ट मार्केट में लाके कंपनी ने बोला इस म्यूचुअल फंड को हम 1000 रुपए का मार्केट में बेचेंगे, राइट? इस 1000 रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। और जब इस 1000 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जाते हैं तो इसमें आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिंगल यूनिट मिल रहा है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया इसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करेगा म्यूचुअल फंड का यूनिट का, और लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़े दिन बाद इसका प्राइस हो गया 2000 एक यूनिट का।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था तो आपके इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, 2000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है, राइट? सो इस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना काम चला रही हैं और लोगों से पैसा लेके उनको रिटर्न में इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। इतना नोट हो गया? यस। कर लो। फर्दर financial institutions can be classified into 3 categories। मुझे एक चीज बताइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, राइट? तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फैमिली होती है, क्या आप मेरे को कोई बता सकता है इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? बैंक। हम्म, आरबीआई। राइट, आरबीआई। तो आरबीआई को क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रेगुलेटर्स होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करते हैं? यस सर। Right. तो इनको मैं बोलूंगा रेगुलेटरी। इंस्टीट्यूट्स that regulate the financial markets or institutions। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगी आरबीआई, फाइनेंशियल मार्केट्स को कौन रेगुलेट करेगा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है। सो इसमें सबसे बड़े आ गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रेगुलेटरीज। रेगुलेटरीज के बाद कौन आते हैं? इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज में कौन कौन आ जाता है? कमर्शियल बैंक्स, which कौन कौन से हो सकते हैं? हमारी कंट्री में नेशनलाइज बैंक्स हैं, हमारी कंट्री में प्राइवेट बैंक्स हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर हो सकते हैं। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा। Then third point is non-intermediaries. Institutions that provide financial aid to corporate
customers. तो ये SIBDI है या SIDBI? SIB. जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स. अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे अपेक्स बैंक हैं, हमारे आरबीआई हैं, जब इन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोग पैसा कैसे रेज करते हैं मार्केट में? क्या ये लोन लेते हैं? नहीं ना. इनके पास बेसिकली कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये मार्केट में यूज करते हैं पैसा रेज करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं. इसमें हमारे पास कुछ टाइम पीरियड रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉल मनी होता है. कई बार होता है आरबीआई को बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए होते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए होते हैं, डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो उनको फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है. इन चीजों के लिए क्या होता है, ये बैंक्स, आरबीआई अदर बैंक से पैसा उठा सकते हैं. अदर बैंक से कैसा पैसा उठा सकते हैं? इन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे. इन इंस्ट्रूमेंट्स की लेजिटिमेटी इतनी ज्यादा होती है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं मार्केट में. इसमें पूरी की पूरी डिटेल लिखी जाती है. नोट करिए. जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं. हो सकता है किसी को 15 दिन के लिए पैसा चाहिए हो सकता है किसी को 5 दिन के लिए चाहिए हो सकता है किसी को एक दिन के लिए चाहिए हो.
आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी बस आपको डेफिनेशंस याद रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इसमें इन डेप्थ आपको पूछा नहीं जा सकता। और इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास, ये नोट करेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, इसका क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉल मनी क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम होगा कि अगर हमारा लोन एक दिन ग्रांट हुआ है और वो सेकेंड डे रीपे हो रहा है, तो बताइए वो कौन सा लोन है। और सबसे बढ़िया चीज़ इन लोन्स में क्या होती है, इनमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगती। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि बिकॉज ये जो लोन्स का ट्रेड होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड होता है, ये बैंक्स के अपने बीच में होता है, इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। नोटिस मनी में हमारे पास जो लोन ग्रांट होता है, इट इज़ फॉर मोर देन 1 डे एंड लेस, इट हैज़ टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 13 days। सिमिलर टू कॉल मनी, इसमें भी हमें कोलेटरल सिक्योरिटी कोई भी नहीं चाहिए होती। इसमें आपको ना नंबर ऑफ डेज याद रखने बहुत ज़रूरी है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कितने दिन के लिए मार्केट में ट्रेड किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज। सो टर्म मनी में हमारे पास, नोट करेंगे आप, यस, इसमें हमारे पास आ जाएगी 14 days से ज़्यादा।
आप जानते हैं अगर आप ट्रेजरी बिल्स को खरीदेंगे उसका क्या मतलब होता है? ट्रेजरी बिल्स को खरीदने का मतलब है आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली मनी लेंड कर रहे हैं। तो इतना रखें आज के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बस ये 2 पॉइंट, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके। Electronically generated for the funds deposited in the bank for a specific period. कल इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। यस। सो जितनी भी आज थ्योरी आपने नोट की हुई है इसको सारे रीड करके आएंगे। ओके। हो गया नोट? यस सर। चलिए ठीक है, इसको रिवाइज करके आओ, फिर कल ये सारे के सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस होंगे। ओके। थैंक यू।